कितने कंसंट्रेशन से देखे हैं, कितना आपने कॉन्सेप्ट लें, पता है ना ये कैसे पूरा डब्बा ही गायब है। हम कुछ मतलब नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 9 न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी। फर्स्ट चैप्टर इज दैट बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ, जो कि आपका एनसीईआरटी मतलब बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। तो उसमें अगर हम फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं तो आप पहले इसका एक जनरल जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो अपडेटेड आपका वो एक तरह से बुक का कवर बोल सकते हैं, आपकी वो बुक के बारे में जो बताया गया वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे है एक्सप्लोरेशन साइंस क्लास 9 कंप्लीट कोर्स इन टेक्स्ट। ठीक है, वो कंप्लीट कोर्स नहीं देखना, आपको बुक देखना है। ठीक है, कैसी आपकी बुक है। जनरल तो थोड़ा सा इसका वेरिएशन क्या है, पहले क्या था वहाँ पे साइंस लिख के वहाँ पे मेंशन किया था, लेकिन अब क्या चाहिए यहाँ पे चेंज हुआ, एक्सप्लोरेशन हो गया। तो साइंस बोलो एक्सप्लोरेशन बोलो बात ही। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपका यहाँ पहले हमने मेंशन किया है चैप्टर नेम, उसके बाद क्या है न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी है 2026 की। उसके बाद यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेन पावर टेस्ट इंक्लूड किया है वाया लिंक। वाया का मतलब क्या होता है, वाया का मतलब कुछ नहीं समझ पाते। वाया का मतलब थ्रो, मतलब हम इस लिंक के जरिए इसको बताना चाहते हैं। इसको लिंक के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप जब इस लेक्चर को खोलेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा लिंक रहेगा। उस लिंक को जब आप प्रेस करेंगे तो उसमें एक टेस्ट का ऑप्शन खुलेगा। जब टेस्ट का ऑप्शन खुलेगा तो उसमें आप अगर इस लेक्चर को आप कितने कंसंट्रेशन से देखे हैं, कितने कंसंट्रेशन से देखे हैं, कितना आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या हुई है, उसके हिसाब से आपको उसको टेस्ट देना है। आप अगर उस टेस्ट में अगर आप सही स्कोर कर पाते हैं मतलब आपने 100% कंसंट्रेशन देखा है, अगर नहीं देख पाते हैं तो मतलब आपको फिर से देखना पड़ेगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रो पार्ट हमारा। तो अगर हम जनरल से बात करेंगे, जब हम क्लास 9 की बुक को उठाते हैं, वो भी बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ, जनरली हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस पे जब हम टॉपिक टू बी डिस्कवर्ड मतलब टॉपिक टू बी कवर्ड जो हम आज डिस्कस करेंगे, उससे पहला होगा जनरल इंफॉर्मेशन पार्ट। जनरल इंफॉर्मेशन पार्ट होगा। सेकेंड, आप एनसीईआरटी के साइड में जब आप बुक खोलेंगे तो एक छोटे से बॉक्स में छोटा पार्ट में वहां पे लिखा हुआ है थिंक इट ओवर। थिंक इट ओवर मतलब उसमें आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड नॉलेज है उसमें, मतलब एक्सटेंडेड नॉलेज का मतलब थोड़ा सा किताब से हट के जाना है। किताब से हट के मतलब जैसे पूछा जाएगा उसमें आपके क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि क्या सेल हमेशा लाइव होती है कि मरती भी, मतलब क्या हमेशा जिंदा ही रहेगी कि मरेगी, ये वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि कैसे एक दो सेल्स आपस में बात कैसे करती, कैसे इंटरेक्ट करती, कैसे कम्युनिकेट करती, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बेसिक डायग्राम अबाउट द सेल एंड इट्स डायग्राम। आपको लग रहा होगा मैं बार नीचे क्या ऐसे मतलब देख के पढ़ा रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको इस जो स्क्रीन है इसको मैंने इससे कनेक्ट किया है क्योंकि प्रॉपर इस पे वर्क करता है मार्कर द्वारा। ठीक है, तो इसको इसीलिए मैं इसको यहाँ से कनेक्ट। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट है बेसिक बिल्डिंग है वो सबसे मेन है, क्योंकि आगे में जब भी सेल थ्योरी, सेल साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ये सब के बारे में जब बताऊंगा तो आपके ब्रेन में एक पहले से फिगर बनना जरूरी है। तो जब तक वो फिगर नहीं बनेगा आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे करना क्या है। अगर मैं मान लीजिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन न करूं और बाद में उसको बाद में सबसे लास्ट में जाके सेल का मेम्ब्रेन बनाऊं, सेल का पूरा डायग्राम बनाऊं, तो पहले से कोई वो आपकी इमेज रहेगी नहीं माइंड में, समझ में नहीं आएगा क्या ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसको हम एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आज इस लेक्चर को आप देख लेते हैं तो अभी जस्ट जो आपके रिसेंट में या इसको सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नीट के पीवाईक्यू है जो इस लेक्चर से रिलेटेड है। क्योंकि आप 11-12 में जाते हैं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी XYZ कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पढ़ने जाएंगे तो वहाँ भी यही जनरल चीजें पढ़ाई जाएंगी, जनरल चीजें बताई जाएंगी। लेकिन क्या होता है वहां पे जाने के बाद उनको लगता है कि यार मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है। उनका प्रॉब्लम 11-12 का नहीं, उनका प्रॉब्लम 9-10 का है, क्योंकि ये बेसिक छोड़ के गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने नीट का पीवाईक्यू लगा जो मैं यहाँ बताऊंगा, सेल्स के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सबको लास्ट में सबसे इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इंफॉर्मेटरी पार्ट है उसमें अगर हम देखें तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका इंफॉर्मेशन में दिया गया है, पहला है द इन्वायरमेंट ऑफ अर्ली अर्थ एंड लाइफ एज। मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है और जो हमारा पुराना अर्थ था या जो हमारे पृथ्वी के ऊपर लोगों का ओरिजिनेशन हुआ या कोई मतलब जैसे जीव जंतु आए, उसके बारे में दिया गया। जनरली थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट है, आगे ये भी बताऊंगा कैसे हिस्टोरिकल पार्ट को रिलेट करके बताया गया है कि कैसे हमारे जो अर्थ की ओरिजिन है वो 13.5 बिलियन ईयर अगो हुई थी। तो ये भी चीजें आपको जस्ट इससे रिलेशन से बताया गया है।
आपको मेन मोटिव इसमें याद कराया जा रहा है ये कि 13.5 बिलियन ईयर एगो पहले साल इसके पीछे हमारी अर्थ की ओरिजिनेशन है, उसके जरिए उसको लिंक किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है, अगर हम पहला देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, पहला देखिए, पहला है हमारा वाटर बेस्ड ओरिजिन। वाटर बेस्ड ओरिजिन अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार देख लीजिए सही से। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, वाटर बेस्ड ओरिजिन क्या है? वाटर बेस्ड ओरिजिन का मतलब ये है कि यहाँ पे एनसीईआरटी एकदम फुल्ली क्लियर मेंशन की है वाटर बेस्ड ओरिजिन में कि दिस इज अ वाइड एक्सेप्टेंस इन द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर। इससे ये बोला जा रहा है, तो मैं इसे समझा देता हूँ। क्या वाटर बेस्ड ओरिजिन ये बताया गया कि लाइफ, जैसे वहां पे पहले क्या हुआ, जैसे ओरिजिनेशन हो गया, ये लोग रिसर्च करना स्टार्ट किए, तो अलग अलग साइंटिफिक क्लब बने, ग्रुप्स बने, कैसे रिसर्च करना है। तो उस रिसर्च में ये कंक्लूड आया कि लोगों ने ज्यादातर एक्सेप्ट ये किया कि जनरली जो हमारी ओरिजिनेशन देखी जाती है वो वाटर से, वाटर ओशियन पॉन्ड बेस। ये पहला पॉइंट एनसीईआरटी ये बोल रही है। सेकेंड पॉइंट है कि स्मॉल वाटर पूल वीएस ओशियन, मतलब ओशियन के कंपेयर में लोग बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हाँ वहीं से कहीं ओरिजिनेशन हुआ है, उसके कंपेयर में एक छोटा सा बताया जा रहा है कि अगर ओशियन में हो सकता है तो पूल में क्यों नहीं हो सकता, स्मॉल छोटे छोटे पूल में क्यों नहीं हो सकता, छोटे पॉन्ड्स में क्यों नहीं हो सकता। तो इसको भी वहां रिलेट किया गया। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रेदर देन द वेस्ट ओशियन, बड़े ओशियन के अकॉर्डिंग सम रिसर्चर प्रपोज दैट लाइफ में हैव started in small water pool experiencing changing environmental condition। मतलब लाइफ स्मॉल पूल में भी आ सकती है, लेकिन कैसे आएगी? चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर इन्वायरमेंट कंडीशन अगर ओशन के ऊपर चेंज हो रहा है तो जनरल लाइफ पॉइंट के ऊपर भी चेंज होगा, तो अगर वहां पे भी आ सकती है तो यहाँ पे भी आ सकती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? वाटर बेस्ड ओरिजिन। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? स्मॉल पूल या स्मॉल पॉन्ड बेस्ड ओरिजिनेशन, जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट आता है हमारा हॉट स्प्रिंग हाइपोथेसिस। क्या होता है ये हॉट स्प्रिंग हाइपोथेसिस? हॉट स्प्रिंग हाइपोथेसिस, हॉट लग रहा है, हॉट का मतलब हीट से रिलेटेड, जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर है, लेस ह्यूमिड है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डिस्कस किया गया नियरली, यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है नियरली टेम्परेचर कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी से रिलेट करती है वो कि हमारी अर्थ की ओरिजिन भी कब हुई थी? 13.5 बिलियन ईयर अगो, जो भी उस समय का भी टेम्परेचर नियरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के समय, मतलब उतना कंपेयर था जो 100 डिग्री सेल्सियस होता। तो यहाँ पे क्या एनसीईआरटी मेंशन किए, देखिए हॉट स्प्रिंग आर कंसीडर्ड प्राइमरी एग्जांपल ऑफ दोस फ्लक्चुएशन इन एनवायरनमेंट। जो हमने बताया ना कि वाटर जो ओशियन में हो सकता है तो पॉन्ड में भी हो सकता है, तो उसमें इन्वायरमेंटल चेंज होगा। तो इन्वायरमेंटल चेंज में पहले वो बात करती है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग मतलब जो इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो रहा है, कभी एकदम टेम्परेचर मतलब माइनस में चला जाए, कहीं कहीं आप अलग अलग वेरिएशन देख सकते हैं। जैसे आप टुंड्रा टाइगा में चले जाइए, अंटार्कटिका में चले जाइए, आर्टिक में चले जाइए, ट्रॉपिक आप कैंसर पे चले जाइए, जब सब लाइन पे आप जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, सन का रिफ्लेक्शन और हीट की वेरिएशन देखने को मिलती है। वहां पे कलर का भी वेरिएशन देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कम्युनिटी, लैंग्वेज, सबका डिफरेंस आ जाता है। इसलिए बोलते हैं जियोग्राफी डिफाइन आवर इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जनरली जियोग्राफिकल रिलेशन से डिफाइन की जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे मिमिक द एनवायरमेंटल कंडीशन फाउंड ऑन अर्ली अर्थ रफली 3.5 बिलियन ईयर अगो। मैंने पहले बताया कि ये जनरली डिफरेंस है, हॉट स्प्रिंग करने का एक ही डिफरेंस है कि भाई साहब इसमें हम आपको यही याद कराना चाह रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग हम क्यों बता रहे हैं, हॉट स्प्रिंग बनाने का क्या कारण है। हॉट स्प्रिंग बताने का यही कारण है ताकि आप उसको अपने पुराना जो हमारा अर्थ था उससे आप रिलेट कर पाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ कितने का डिफरेंस है, और उसी से आप रिलेशन से याद भी हो जाएगा कि आपको वो हाँ कि मतलब उस समय का टेम्परेचर इतना था तो उसी के हिसाब से इतना ज्यादा पुराना होना ही चाहिए, क्योंकि और पास लेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, और पास में लेंगे हीट कोल्ड होता रहेगा, तो इतना मतलब 13.5 बिलियन ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये भी हो जाएगा, लिंक आ जाएगा कि हॉट स्प्रिंग 13.5 बिलियन ईयर अर्थ की ओरिजिन बताई जा रही है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, फूगा वैली एज अ मॉडर्न एनालॉग। फूगा वैली को कैसे मॉडर्न एनालॉग की तरह देखा जा रहा है, मतलब कैसे उसको मॉडर्न तरीके से। फूगा वैली पता कहाँ था? फूगा वैली इंडिया में हॉट स्प्रिंग जगह है, लोकेटेड इन फूगा वैली लद्दाख में, सर्व एज अ रियल वर्ल्ड मॉडल। वो रियल वर्ल्ड मॉडल पता क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? उस फूगा वैली को हम अपने
जो हमारी अर्थ की जो ओरिजिनेशन, जब वहां पे बहुत ही हाई टेम्परेचर था, लेस ह्यूमिड था, मॉइस्चर हो जाता था, उससे रिलेट करने के लिए इसलिए बोला है कि इसको हम रियल वर्ल्ड की तरह कंपेयर करेंगे। अगर वहां जाएंगे तो आपको वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा, कभी हॉट, कभी एकदम एकदम ठंडा, कभी एकदम मॉडरेट मिल जाएगा, कभी बहुत ज्यादा गर्म मिल जाएगा। तो ये सब वेरिएशन देखने के लिए इसे यहाँ पे लिखा ना पूगा वैली एज अ मॉडर्न एनालॉग, मतलब उस जो हमारे हिस्टोरिकल पार्ट है उसका कंपेरिजन हम नॉर्मल मॉडर्न से कर रहे हैं, जो कि कहाँ है, पूगा वैली इन लद्दाख। अगर मान लीजिए स्कूल के मास्टर तुमसे पूछते हैं कि बताओ पूगा वैली का क्या वेरिएशन है, पूगा वैली का क्या वेरिएशन है, पूगा वैली कुछ नहीं है। पूगा वैली एक जनरल एक प्लेस है लद्दाख के अंदर, जिसका हम कंपेरिजन अपने मॉडर्न वर्ल्ड में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम अपने इन्वायरमेंटल चेंज को दिखा सके कि पहले हमारा इन्वायरमेंटल चेंज बहुत ही हाई था, नियर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के हिसाब से था, उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसका कंपेरिजन हम नॉर्मल टेम्परेचर से करते हैं, या नॉर्मल टेम्परेचर उसका हम इस समय अगर उस टाइप का इन्वायरमेंट देखना चाह रहे हैं तो आप पूगा वैली लद्दाख देख सकते हैं। ये बता देना आंसर। उसके बाद एक छोटी सी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट दिया है थर्मोफाइल। थर्मोफाइल मान लीजिए मास्टर तुमसे आपसे स्कूल में मास्टर पूछेगा बताओ अच्छा थर्मोफाइल बैक्टीरिया क्या होता है, थर्मोफाइल फंगस क्या होता है, तो तुम समझ नहीं पाओगे थर्मोफाइल क्या होता है। थर्मोफाइल कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं, छोटा सा वर्ड है। थर्मो का मतलब सिंपल सा हीट होता है। हीट का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा हीट है, गर्म है, ठीक है, उसे हीट बोल देते हैं। और फाइल्स का मतलब होता है उससे अट्रैक्ट हो गया, लव हो गया, मतलब थर्मोफाइल्स मतलब हीट लविंग बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया है तो हीट लविंग बैक्टीरिया, अगर फंगस है हीट लविंग फंगस, अगर मान लो कोई ह्यूमन भी है तो हीट लविंग ह्यूमन हो जाएगा। थर्मोफाइल्स ह्यूमन, थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया, थर्मोफाइल ईस्ट। थर्मो का मतलब हीट, फाइल का मतलब लव, और जिससे रिलेट करना उससे रिलेट कर लो। मान लो तुमसे मास्टर पूछ रहा है बताओ अच्छा थर्मोफाइल बैक्टीरिया क्या होता है, तो बोलो हीट लविंग बैक्टीरिया काम करता है। सिंगल लाइन है हीट लविंग बैक्टीरिया। अदरवाइज एनसीईआरटी क्या लिखो देखो, thermophiles, the living organism residing in these extreme hot springs are mostly unicellular। जो भी ऐसे बैक्टीरिया जो तुम्हारे थर्मोफाइल्स होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि मल्टीसेलुलर वहां पे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, अगर बाद में डिस्कस हो जाएगा, उसे आपको एनसीईआरटी में उतना एक्सेप्शन दिया नहीं है कि मल्टीसेलुलर देखना है। जनरली बैक्टीरिया ही होते हैं जो इतना हाई टेम्परेचर को झेल पाते हैं। ह्यूमन कहाँ झेल पाएगा, थोड़ा सा ही 50 डिग्री सेल्सियस पूरा जल के राख हो जाएगा, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसाइडिंग इन एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली यूनिसेलुलर। जैसे भी जो भी थर्मोफाइल्स होते हैं जनरली तुम्हारे बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और इन्हीं और यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्या लिखा है, हीट लविंग बैक्टीरिया। वही थर्मोफाइल्स को डिफाइन किया कि हीट लविंग बैक्टीरिया आगे लगा दिया है, चिपका दिया आगे, मतलब वैसे बता दिया है। तो थर्मोफाइल समझ आ गया। मान लो अब इसको थोड़ा सा मैं इसको रिकैप कर देता हूँ एक बार फिर से एक बार देख लो। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है। पहला है इन्वायरमेंटल चेंज कैसे देखा जाए। पहला है वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड का मतलब बड़ी बड़ी ओशन में कंपैरिजन है। दूसरा स्मॉल पूल बेस्ड, शॉर्ट पॉन्ड बेस्ड, मतलब ओशन में हो सकता है, स्मॉल उसमें भी हो सकता है। तीसरा आएगा पूगा वैली एज अ मॉडर्न एनालॉग। पूगा वैली का टेम्परेचर पहले हमारे एंशिएंट जो हमारी पृथ्वी थी उससे कंपैरिजन करके पता जा रहा है, कहां पे है, लद्दाख में है। फोर्थ पॉइंट, थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, तो थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, जहां ऐसे बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे। और यहाँ पे एक और वेरिएशन पाया जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जहां पे थर्मोफाइल्स पाए जाते हैं ना, वहां पे एक मिनरल डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इतना समझ लो, थर्मोफाइल्स क्या है, हीट लविंग बैक्टीरिया। बस कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है जनरल इंफॉर्मेशन में ये भी चल रहे हैं। अगर आपको इसको नोट करना है, अगर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एक बार नोट करना है, तो यहाँ पे मैं स्लाइड छोड़ दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ब्लर आ गया है, इसको ब्लर देख लेते हैं बात क्या है, ठीक है। अब सही हो गया। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, एक बार पॉज करके एक बार आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे, तब नहीं रुकिए, हम थोड़ा सा इसमें इफेक्ट हटा देते हैं कि आप नोट करने में प्रॉब्लम हो। रुकिए हम थोड़ा सा इफेक्ट हटाते हैं इसमें। अब आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट हमारा जनरल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ठीक है। चलते हैं आगे तक। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं इसके, द रोल ऑफ मिनरल डिपोजिशन इन प्रोटेक्टिंग अर्ली लाइफ। पहले के लोग या पहले की जो अर्ली लाइफ थी उसके ऊपर मिनरल का क्या वर्क था, क्या वो मिनरल उनकी लाइफ को बचा पाते थे, क्या वो जो हीट लविंग बैक्टीरिया है जिनको गर्मी हमेशा पसंद है, हर जगह जहां गर्मी दिखेगा वहीं पे घुस जाते हैं,
क्या वो उनको कैसे वो बच जाते हैं, कैसे वो मतलब उनका डेड का है नहीं। तो उनके ऊपर एक मिनरल डिपोजिशन वर्क करता है। जो मिनरल आपको एनसीईआरटी में डिस्कस किया वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एकदम मतलब छप जाना चाहिए माइंड में। मान लीजिए अगर कोई पूछ लिया मास्टर सामने तुमसे कि मिनरल डिपोजिशन का यूज क्या है, कौन सा वो मिनरल है, कौन सा वो कंपाउंड है जो जनरल थर्मोफाइल्स के पास पाया जाता है, उसके अराउंड पाया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब यहाँ पे छोटा सा एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में एक छोटा सा लोकेशन दिया, देख लेते हैं। क्या है, साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खा लेता हूँ, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। Scientists from the Birbal Sahini Institute of Paleoscience in Lucknow studied these hot springs and they discovered the calcium carbonate forms rapidly around them. इतनी बड़ी अंग्रेजी का मतलब क्या है बताते हैं। साइंटिस्ट ने ये पाया, मतलब जब इवोल्यूशन हो गया ना, मतलब अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, लोग रहने लगे, तो साइंटिस्ट ने खोज करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें उन्होंने एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, ये इससे कंफ्यूज मत होना, पूगा वैली कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। हाई टेम्परेचर देखो लद्दाख उधर साइड जो ना, उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ग्लेशियर उसमें आते हैं, उतना टेम्परेचर वेरिएशन नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत हीट रहता है, उतना नहीं होता है। सनशाइन वहां पे नहीं पहुंचती है, उतना नहीं पहुंचते, लेकिन थोड़ा बहुत पहुंचती है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब है आउट एरिया टाइप का। ठीक है, तो अगर उसके कंपेरिजन में देखें तो पूगा वैली अगर पूछेगा तो लद्दाख आंसर देना है। अगर बिरबल साहिनी किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेगा तो वो हमारा कहाँ है, लखनऊ के अंदर। बिरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस इन लखनऊ, कहाँ है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में वहां पे स्टडी का एक मतलब कि उन्होंने स्टडी पढ़ा एक्सप्लोरेशन किया, बताया कि देखो अच्छा जो हमारे हॉट स्प्रिंग वाले बैक्टीरिया है ना, जो घूम रहे हैं, मतलब जो बहुत ही गर्म इलाके में ऐसे घूम जा रहे हैं, मतलब घूम रहे रह रहे हैं हमेशा, उनके पास पता है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर है, जिसकी वजह से वो बच जा रहे हैं, तब तक वो खत्म हो गए। तो क्या पाया वहां ने, एक मतलब समझ सकते एक प्रोक्लेम आया, एक वो चीजें मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया। कहाँ पे, बिरबल साइनी इंस्टीट्यूट पैलियो साइंस इन लखनऊ के पास से, वहां से एक मतलब जनरल इंफॉर्मेशन है कि जो आप लोग देखते हैं ना हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया जो दिख जाते हैं तुमको, इधर नाचते उससे घूमते टाटते दिख जाते हैं, वो ऐसे थोड़ी मिलना है, उनके ऊपर मिनरल डिपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से घूम पा रहे हैं, तो नहीं घूम पाते, डेड हो जाते हैं। वही जनरल बताया गया, वही देखो एनसीईआरटी बोल रही है। These mineral deposits are thought to have played two critical evolutionary roles. इन दो जो मिनरल का डिपोजिशन है ना थर्मोफाइल्स के आसपास, ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी बाहर नहीं जाना है, पेपर एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, दो की इंपॉर्टेंट है, पहला है रेडिएशन प्रोटेक्शन या रेडिएशन शील्डिंग, दूसरा हमारा क्या है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन से। दूसरा पहला हमारा है रेडिएशन शील्डिंग। क्या है, रेडिएशन शील्डिंग, देखते हैं क्या है। दे लाइकली शील्डेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन एंड हार्मफुल रेडिएशन। जितने भी उस अराउंड में, उस इलाका में, उस जगह में जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका मिनरलाइजेशन हो रहा है, जिनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, लीचिंग हो रही है, ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, उस जगह पे उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम, रेडिएशन शील्डिंग का फॉर्म करने का काम कौन करता है, रेडिएशन शील्डिंग को फॉर्म करने का काम कौन करता है हमारा, ये बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा भाई साहब, बैक्टीरिया बोल दोगे। कैल्शियम कार्बोनेट करता है, वो मिनरल करता है कैल्शियम कार्बोनेट, उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर लगा देता है। तो रेडिएशन से बचने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों वहां बचे रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट के टू क्रिटिकल अगर रोल मास्टर ने पूछा क्या बताओगे, पहला रेडिएशन शील्डिंग, किसकी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रेडिएशन शील्डिंग करता है, हाँ पहला। दूसरा क्या हमारा, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। अब यहीं से थोड़ा सा लिंक होगा कि सेल के अंदर हम एंट्री करें। सेल के अंदर एंट्री करने का थोड़ा सा ही यहाँ पे थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे कहीं डिस्क्राइब हुआ होगा। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, अभी बैक्टीरिया की बात नहीं हुई है, रेडिएशन शील्डिंग किसकी बात हुई है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर शील्डिंग, सिंपल इनऑर्गेनिक ह्यूमस हो सकता है, उसके ऊपर शील्डिंग का काम कौन करता है, मिनरल करता है। कौन सा मिनरल करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट करेगा, आ रहा है ना समझ में, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट करेगा। दूसरा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन किसके ऊपर करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ने वाली है। देखो एनसीईआरटी क्या लिख रही है,
they may have actively assisted in forming the first protective membrane, creating the essential boundary that define it. क्या एनसीईआरटी बोल रही है, थोड़ा सा ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन दिया गया है जो आपको सेल को डिफाइन करेगा, क्रिएटिंग द एसेंशियल बाउंड्री दैट डिफाइन सेल। जैसे हम अपनी सेल को कब डिफाइन करेंगे कि वो सेल जनरली उसका स्फेरिकल शेप देखते हैं, क्योंकि जैसे हमारा आरबीसी है बाइकॉन्केव शेप है, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर शेप है, पता है ना हमको शेप कैसा है, शेप पता तब ना बता पा रहे हैं डब्ल्यूबीसी का। मान लो अगर डब्ल्यूबीसी ऐसे खून में ऐसे घूम रहा है खुले यहाँ, मतलब उसके पास कोई बाउंड्री नहीं, तो क्या पकड़ पाओगे डब्ल्यूबीसी वही है? नहीं पकड़। अगर आरबीसी को देखना, थर्मोप्लास्ट को देखना, उनके अलग अलग शेप बताए गए, जिसकी वेरिएशन पे हम देखते हैं कि हाँ शेप है, शेप के ऊपर कुछ एंटीजन एंटीबॉडी देख लेंगे, हाँ ठीक है, हाँ ये आरबीसी भी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी है, कंफर्म पता चल जाता है। ठीक, लेकिन अगर शेप ना हो, मान लो जैसे पूरा एकदम एक्सट्रीम मॉलिक्यूल्स की एक्सट्रीम ऐसे बढ़ रही है, तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे उसमें सेल का, सब कुछ उसमें प्रेजेंट रहेगा, नहीं पकड़ नहीं पाएंगे। तो जनरली हम शेप से पहले उसके शेप साइज पहले उसकी मार्फोलॉजिकली डिफाइन करने के लिए किसी भी सेल को पहला चीज शेप और साइज डिफाइन करता है। फिर एनाटॉमिकल अगर देखेंगे तो उसके सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएंगे, उसकी मेम्ब्रेन हो जाएगी, जो फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन सबसे सेकंड पॉइंट है। उससे क्या पता चलेगा कि बैक्टीरिया के ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन ऐसे आ जाएगी, सिंगल मेम्ब्रेन आ जाएगी, तो वहां से हम लिंक करेंगे कि अगर बैक्टीरिया के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन आ सकती है तो कहीं ना कहीं हमारे सेल के ऊपर भी मेम्ब्रेन आ सकती है। आती है ना सेल के ऊपर मेम्ब्रेन? नहीं आती है? नहीं आती। ठीक, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन आती है, ठीक, जो प्रोटेक्ट करती है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। नहीं तो मान लो घर के बाहर कैसे जाएगा वो, अगर मान लो चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो बाहर कैसे जाएगा? ऐसे ही घूम जाएगा, ऐसे ही बिना मतलब कोई प्रोटेक्शन ही ना हो। तो अगर कोई और मॉलिक्यूल उसको किसी और मॉलिक्यूल से बना, मान लो तुम्हारे सेल के अंदर रेस्पिरेशन करके एटीपी एनर्जी बनाना था, एटीपी की जगह कुछ और बना दिया हो, अब वो सेल तुम्हारी ब्रस्ट होने वाली है, पता चला पूरा बॉडी डैमेज हो जाएगा। तो मिनरल का रोल, अगर मान लो तुम्हारे कोई भी स्कूल के XYZ मास्टर तुमसे पूछे अच्छा बताओ, तुम पीछे खड़े हो जाओ, बैठे हो, बताओ अच्छा बताओ रेडी, मिनरल्स का क्या रोल है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में थर्मोफाइल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल है? तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन मुंह बंद नहीं होगा, लेक्चर देख रहे होगा तो मुंह बंद नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है तुमको? पहला चीज रेडिएशन शिल्डिंग, दूसरा चीज तुम्हारा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन या मेम्ब्रेन बाउंडिंग कर सकते हो। थर्ड पार्ट आता है हमारा, थर्ड पार्ट हम इसको थोड़ा सा आपको, ये थोड़ा आ गया ना, इसमें वेरिएशन आ जा रहा है, रेड कलर में चला दिया, तो रेड कलर से कोई वेरिएशन नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा द सेल एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं कि हाँ हमारी ये सेल जो हमारी एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद तुम्हारा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म से बनते चला गया। ठीक, पहला इसमें पॉइंटर्स क्या है? द बेसिक लेवल। एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया? द बेसिक लेवल। क्या है बेसिक लेवल? देखते हैं। बेसिक लेवल में है द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सेल वो चीज है, वो छोटी सी नैनोमीटर माइक्रोमीटर साइज छोटी सी चीज है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, छोटा सा पार्टिकल। ठीक, एंड एब्सोल्युटली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अबाउट सेल। जनरली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने। कौन ऐसा है कोई खड़ा होकर बोल सकता है कि मैं सेल से नहीं बनाऊं? सब बने। ठीक, दूसरा पार्ट बोलता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल सभी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। आप देख लो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बताते हैं, एनसीईआरटी में लिखा। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, छोटी सी सेल सब काम करने वाली, जनरल एकदम नॉर्मल भाषा में समझो। सिंगल सेल का मतलब एक छोटी सेल इतनी छोटी सी रहेगी, वो डाइजेशन भी करने वाली है, रिप्रोडक्शन भी करने वाली है, एसिमिलेशन भी करने वाली है, एब्जॉर्प्शन भी करेगी, डाइजेशन भी करेगी, एक्सक्रीशन भी करेगी, सब कुछ। जैसे नहीं अमीबा देखे सिंगल सेल होता है तो सीडोपोडिया के हेल्प से अपना मेम्ब्रेन बना लेता है, अलग सेल्स बन जाती है, रिप्रोड्यूस भी कर लेता है, डाइजेशन भी कर लेता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, बीच में वेरिएशन करता है ना, पता है ना ये कैसा पूरा डब्बा ही गायब है। नहीं, डब्बा गायब है ना, भरा है ना इसमें। ठीक है, समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, मैं मजाक से बोल रहा हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? मल्टीसेलुलर तुम्हारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर जिनके पास क्या होती है? मल्टीपल सेल्स होती है।
एक ही सेल वैसे टोटल फंक्शन नहीं करती, ठीक है, उन्हें हम मल्टी सेलुलर करते हैं। इसमें क्या होगा, अगर मल्टी सेलुलर सेल होगी तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएंगे। मान लो अगर आपको अपना घर बनवाना है, तो अगर एक मिस्त्री और एक लेबर बुलाओगे तो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्योंकि वो अगर मान लो तुम कोई मिस्त्री बुला लो, जनरली मैसो नहीं बोलते उसको ना, तो मिस्त्री बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको अगर तुम बुलाओगे, क्या बोलोगे भैया हमारा चला घर बना था, तो नहीं बना पाएगा। बना पाएगा क्या अकेले? सिंगल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेल है। अगर वो सिंगल सेल है तो लेबर डिवीजन नहीं हुआ, स्पेसिफाई नहीं होगा, लिमिटेशन हो जाएंगी उसकी। लेकिन अगर बोलोगे 5-6 लोगों को लेकर आओ और फिर बनाओ, तो वहां क्या होगा, मल्टीपल सेल्स हो जा रही हैं, वेरिएशन हो जा रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे, या अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे, लेकिन काम एक ही होगा घर बनाने का, तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लिंक किया ना ऐसे? हाँ, तो ऐसे ही लिंक करके काम करना। तो ये हो गया। देखो अब एनसीईआरटी को रीड करके दिखा देते हैं क्या बोल रहा है एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, वही बात बोलेगा जो मैं बोला हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अरे पेन ही नहीं सिलेक्ट हुआ है, रुको पेन सेलेक्ट कर लेने दो, थोड़ा सा स्क्रीन का डैमेज है ना। बेसिक लेवल ऑफ सेल हमारी बेसिक लेवल है। आगे बताऊंगा कि सेल को तोड़ने के बाद भी अगर हम लाइफ न लगाए ना कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल को तोड़ने के बाद भी चीजें मिल जाती है। तो बेसिकली हमारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक स्ट्रक्चर में उसको डिस्कस किया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं। दिमाग खोलने वाला कॉन्सेप्ट चीजें पे फोकस करो कि रट्टाफिकेशन से कोई मतलब होगा नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। देखो ओनली सिंगल सेल बोला मैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, यीस्ट हो सकता है, बता दिया तुमको, डिस्कस हो गई। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होगा, इंक्लूडिंग प्लांट्स है, फिश है, बर्ड्स है, ह्यूमन है, आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ कोऑपरेटिव सेल्स वर्किंग टुगेदर। बहुत सारे सेल्स का आपस में मिलकर काम कर रही है। A collective group of cells executing a similar function from tissue. Collective group of tissue के बारे में आगे चलते हैं। अभी हायरार्किकल सिस्टम देखो, अभी आपको समझ में आ गया ना मल्टीसेलुलर क्या। एक बार फिर से बता देता हूँ, रुक जाइए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुआ है ना नई एनसीईआरटी के, जल्दी समझ में नहीं आएगा। रुक जाइए, मैं यहाँ पे स्लाइड लगा दे रहा हूँ। आप इस सेकंड वाला पॉइंट अगर रिकॉर्ड लिखना है ना, इसको अगर नोट करना है तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो हमारा पहला है रोल ऑफ मिनरल्स, और सेकंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है द सेल एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बस मैं पीछे हट जा रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। हो गया होगा, चालू करते हैं आगे। अगर आप नहीं भी लिख पाते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिंक में है, वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे। तो वहां पे मैंने इसको डायरेक्ट इसका सेल्फ पीडीएफ आपको उठा के दे दूंगा। उसमें शॉर्ट नोट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारी ट्रैकिया आएगी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स अलग अलग है, उसके अलग अलग सेल्स हैं, उसको बनाने में अलग अलग टिश्यूज आएंगे। भले यहाँ पे अलग अलग टिश्यू अलग अलग सेल्स हैं, जैसे मैं बोला टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टिश्यू फॉर्म करेगा। क्योंकि तुम अगर डिफरेंट टिश्यू कंबाइन कर दोगे तो सिस्टम बन जा रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम टिश्यू कहां बना के, तो फिर से देखो एक बार, जैसे देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है तुमको, मान लो तुमको सेल से टिश्यू बनाना है, तो तुम्हारे नेजल बाहर का जो आउटिंग एरिया होता है, एक्सटर्नल लेयर्स, फिर नेजल कैविटी, फिर इंटरनल लेयर्स। तो जो हमारी एक्सटर्नल लेयर्स है, ओपनिंग है, या अंदर की जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, उसकी जो सेल्स टिश्यू होंगी ना वहां पे, तो जब वो कंबाइन होकर कोई एक पार्ट बनाएंगे, मान लो फॉरेंस बना दिया, लाइनिंग बना दिया, फुट पाइप ही बना दिया, तो फुट पाइप हो गया तुम्हारा, फुट पाइप की एक सिमिलर टिश्यू रही होंगी, वो कंबाइन होंगी, लीवर वाली अलग कंबाइन होंगी, अलग वाली अलग अलग, किडनी के अलग, ब्रेन के अलग, सबकी अलग अलग कंबाइन हो के ना। लेकिन जो मेन डायग्राम तुम्हारा बन रहा है, मान लो डायलिसिस सिस्टम में तुम्हारी पूरे एलिमेंट्री कैनाल बन रही, तो उसकी जो सेल्स, उसकी मसल्स, उसकी टिश्यू होंगी, तो वो तो सिमिलर होंगी ना, वो स्पेसिफिक फंक्शन करेंगी, तभी तो टिश्यू बनेगा। उसके बाद तुम किडनी ले लो, तुम हार्ट ले लो, तो अलग अलग टिश्यू बन जा रहा है। वहां का मस्कुलर टिश्यू अलग है, उसमें कार्डियक मसल्स है, उसमें अलग है। अब ये कंबाइन हो जाएंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा। तो हमको सिस्टम नहीं बनाना है, हमको टिश्यू बनाना है पहले। तो टिश्यू बनाने के लिए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यू, खत्म। दूसरा ऑर्गन क्या है, ऑर्गन देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, मैं बता देता हूं पहले ऑर्गन सिस्टम, उसका एनसीईआरटी देखो। टिश्यू सेल्स को कंबाइन करके टिश्यू बन गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू कंबाइन फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। ठीक, देखो एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है पॉइंटर्स में। टिश्यू क्या होता है, फाउंड बाय द ग्रुप, पेनी नहीं चल रही,
formed by the grouping of cell that perform specific function. Grouping of cell जैसे तुम्हारे जो उसमें एंटिटी ना वो सिमिलर सेल्स की है, तो सिमिलर सेल्स या रखना एप्रोप्रिएट डिफरेंस में कोई काटेगा। टिश्यू हो गया। ऑर्गन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, समझ आया ना? ऑर्गन बन रहा है, कोई ऑर्गन बन जाए उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन हो जा रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू करोगे ऑर्गन बन जाएगा, लेकिन सिंगल सेल को कंबाइन करोगे टिश्यू बन जाएगा। ऑर्गन हो गया। ऑर्गन सिस्टम फॉर्म बाय द सेवरल ऑर्गन कोलैबोरेटिंग टू आउट कॉम्प्लेक्स बॉडीली फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम मतलब अलग अलग सिस्टम। अब तुम्हें समझ आता सिस्टम क्या होता है, पहले बहुत सिस्टम नहीं आता समझ, तो इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप नोट करिएगा। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मान लो मैं भी एक सिस्टम, ये हमारा मान लीजिए मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कैमरा हमारा सिस्टम है। कैसे सिस्टम समझेगा? सिस्टम वो चीज है कि अगर कोई चीज चल रही है, ठीक, कोई चीज चल रही, मान लो कोई मशीन ही चल रही है, तो उसमें अगर उस पार्ट को कोई पार्ट ऐसा तुम निकाल लो जो उसमें यूज हो रहा हो, तो वो सिस्टम का पार्ट है, वो भी सिस्टम का हिस्सा है। ये पूरा एक सिस्टम है, तो भी एक सिस्टम का पार्ट है। अगर तुम उसको निकाल लो, मतलब अगर तुम उस चीज को निकाल लो ना, तो फिर वो काम ना करे, तो तुम्हारा एक सिस्टम है। वो सिस्टम को चाहे तो सिस्टम के पार्ट्स हैं, उसमें उसको लगना जरूरी है, अगर उसको तुम निकाल दोगे तो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ सिस्टम बोलते हैं। मान लो तुम ऑर्गन सिस्टम, तुम्हें ऑर्गेनिज्म बनाना है, तुम टिश्यू बनाओ, क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। ऑर्गन हटा दो, ऑर्गन सिस्टम बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो वो सिस्टम का पार्ट है, उसी में उसको सिस्टम बोला जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, तो देखो एग्जांपल। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ nasal pores, nasal cavity, trachea and the lungs। ये थोड़ा सा एग्जांपल है, छोटा सा, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किससे बना हुआ है? nasal pore से बना हुआ है, nasal cavity से बना हुआ है, ट्रेकिया से और लंग्स से बना। एग्जांपल है, जनरल बात देखो, ठीक है। अब इरेज कर देते हैं इसको। ये जो चौथा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये पांचवा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा था प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसे रॉन्ग मत कहना, प्रिंटिंग मिस्टेक। पांचवा पॉइंट, ठीक। पांचवा पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ सेल। सेल की सुप्रीमेसी, सेल की सुप्रीमेसी मतलब कुछ इसके अंदर क्या एक स्पेसिफिक चीज है। क्या लिखा गया है? रिगार्डलेस ऑफ हाउ कॉम्प्लेक्स द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब तुम कुछ भी बना, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए, जैसे मान लो बकरी, सॉरी गोट बन गई, तुम्हारे डॉगी बन गया, बफेलो बन गया, भैंस बन गई, बकरी बन गई, कुत्ता बन गया, ह्यूमन बन गया, ऑर्गेनिज्म, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन गए। आप वहां इवोल्यूशन क्लास टाइम पढ़ेंगे, उसमें एक टायरानोस करके डायनासोर आता है जो 20 फीट लंबा था, अब उतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेसिक चीज देखा तो वो सेल है। मतलब तुम कुछ भी बना लो, तुम सेल बना लो, टिश्यू बना लो, ऑर्गन बना लो, ऑर्गन सिस्टम बना लो, ऑर्गेनिज्म बना लो, लेकिन सबसे बेसिक चीज तो सेल ही रहेगी ना, जहां से वो बना है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन। जैसे अब कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, छोटा सा बढ़िया वाला एग्जांपल देते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके दादा या दादी, ठीक, आपके हैं दादा दादी, ठीक, अब दादा दादी से फिर एक जनरेशन आ गया कि पेरेंट्स आ गए, फिर उसकी जनरेशन फिर आप आ गए, ठीक। अब मान लो अगले दिन दादा तुम्हारे सामने आए और तुम उनको देख के ऐसे सोच रहे हो कि कौन है ये, फिर सोचो तो तुम याद आया कि हमारे दादाजी तो लग रहे हैं कि बगल के दादा लग रहे हैं, आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा तो है नहीं ना, तो आपको वो आपके दादाजी, ठीक है। तो मेन जो आपके आगे जो जनरेशन चलती जा रही है उसके ओरिजिनेशन कौन है? आपके जो दादा दादी, ओरिजिनेशन कौन है? दादा दादी। जहां से वो, मतलब तुम कुछ भी बना दो, आगे बहुत लोगों को बना दो, आगे जनरेशन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सबसे मेन ओरिजिन कौन है? या फिर ग्रैंडफादर का यूजर है ना। तो उसी तरह सेल आपकी क्या सबसे बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, वहां से आपका बन क्या रहा है? टिश्यू भी बन रहा है, ऑर्गन भी बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम भी बन रहा है, ऑर्गेनिज्म भी बन रहा है, पूरा अर्थ बन रहा है, मतलब अर्थ में पूरी पॉपुलेशन बन रही है। तो बेसिक क्या है? ऐसे कंपेयर करके तब चीजें याद होती। फिफ्थ पॉइंट आपने देख लिया हो, ठीक है। तो अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ पीडीएफ जाएगा टेलीग्राम में, लिंक है नीचे, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं साइड होता आ रहा हूं।
ठीक है, आप नोट कर चुके हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यार, हो गया, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे थिंक इट ओवर। थिंक इट ओवर में क्या है? एंजाइटी का आप खोलेंगे ना, अभी एंजाइटी मत खोलना, जब लेक्चर देख लेना, टेस्ट लगा लेना जो मैं इसमें लिंक पे दिया हूं, जो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है इसमें टेस्ट को तुम्हारे, उसको लगा लेना, डिस्कस कर लेना, एनालिसिस कर लेना, उसके बाद एंजाइटी पढ़ना। इंट्रो पार्ट जितना पढ़ा उतना है, उसके आगे मत बढ़ना, मैं समझ नहीं आया। ठीक, इसमें 3 कोर क्वेश्चन है थिंक इट ओवर। जनरली तुम्हारे अगर स्कूल में नहीं आया जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। मान लो तुम्हारा मास्टर कहीं नशा पाती करके आ गया और दे ही दिया, तुम्हारा मन, उसका मन भटक गया, दे ही दिया थिंक इट ओवर, क्या करोगे? ठीक है, तो उसको डिस्कस करके रख लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा पॉइंट। क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट दैट मेक अप अ सेल। सेल की कौन कौन सी डिफरेंट कंपोनेंट है जो सेल को बनाती है, कैसे पता चलेगा? तो हम जनरली बोलते हैं इसमें सेल को जो कंपोनेंट बनाते हैं, वहां पर मैं इसको लिख देता हूं। पहला इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन, दिख रहा है ना सही से? सेल मेम्ब्रेन नहीं देखा तो मैं कलर चेंज कर दे, अगर चलता नहीं है इसको सही से, ग्रीन चल रहा है, ब्लू चलेगा, ग्रीन चल जाना चाहिए, ग्रीन देख लेते हैं। ठीक है, कौन से कंपोनेंट सेल को बनाएंगे? सर सेल को तो जनरली क्या देखते हो? सेल मेम्ब्रेन बाहर चीज देखते हो, उसका मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म देखते हो, उसके अंदर एक मेन सेंट्रल सेल, सेंट्रल मेन सेंटर जो सेंटर है तुम्हारा, मास्टर ऑफ सेल, न्यूक्लियस, ये 3 चीज जनरली सेल को रिप्रेजेंट करती है। और भी कंपोनेंट्स है सेल ऑर्गेनेल, वो फंक्शन करती है, परफॉर्म फंक्शन करता है, पूरा सेल बनता है। लेकिन जनरली कौन सा कंपोनेंट अगर बोले जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है वो बोल सकते हो, उसके अंदर जितने भी वो तो ऑर्गेनेल्स रहेंगे, ऑर्गेनेल न्यूक्लियस बोल सकते हो, लेकिन इतना ही काफी हो जाएगा। यही तो मुझे जिसे अगर हम बताएं तो इसको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो गया, तुम्हारा न्यूक्लियस हो जाएगा, क्योंकि मेन सेंटर का मेन सेंटर इसलिए हो ही गया। थोड़ा सा और बहुत ज्यादा मोटा लिखा रहा है ये, तो मैं इसको पतला कर दे रहा हूं। पहला हो जाएगा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, आप समझ नहीं रहा होगा। सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा न्यूक्लियस जो कि तुम्हारा सेंटर है, और तुम्हारे साइटोप्लाज्म, ये जनरल है। मैं आपको लिख दिया, ऐसा मत कमेंट करना बाद में कि अरे और भी होता है, गूगल में तुम खोल दिए पता चला और भी होता है, नहीं, ऐसा जनरल चीजें मैं बता रहा हूँ। तो जनरल है कि हाँ सेल ऐसे ही दिखती है जनरली, आरबीसी ले लो, डब्ल्यूबीसी ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें यही पाया जाएगा। अब वो अलग अलग चीजें हैं कि आरबीसी में हमारे न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर आरबीसी न्यूक्लियस होता है, वो चीजें अलग अलग है, वो एक्सेप्शनल चीजें हो जाती है। जनरल में साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर उसकी मेम्ब्रेन होती है, उससे बनी होती है, और उसका न्यूक्लियस हो सकता है, उसके अंदर कोई और बोलोगे तो उसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो जनरल चीजें हैं, इसको अगर नोट करना है, पहला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या है, नोट करना है, नोट कीजिए। पहला सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा न्यूक्लियस हो सकता है, साइटोप्लाज्म हो सकता है, उसका मैट्रिक्स हो सकता है, यही जनरली सेल को डिफाइन करता है। हो गया होगा आगे। दूसरा पॉइंट है, हाउ डू सेल्स विद इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद अनदर बॉडी। कैसे एक सेल दूसरे सेल से बात कर ले रही है, कैसे कैसे सेल बात कर ले रही है? तो उसके लिए 2 चीजें होती है। पहला क्या होता है उसमें? पहला, जैसे आपने आगे चल के पढ़ेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है? तो जहां न्यूरॉन्स की सेल्स मसल्स की सेल से अटैच हो जाते हैं, उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहां पे एक न्यूरल सेल मस्कुलर सेल से जुड़ने जा रही है, तो वो आपस में एक फिजिकल कनेक्शन किससे होता है? सिनेप्स आगे एक न्यूरॉन्स की ना वो पार्ट होता है, आगे बताएंगे कि आगे चलेंगे तो अगर नहीं होगा रिसर्च करेंगे, एक लेक्चर डाल देंगे न्यूरॉन्स की। वहां से केमिकल्स निकलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो जनरली मसल्स के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइलकोलिन होते हैं। इतना नहीं याद रखना, ये क्लास 12 का है, उसमें नहीं जाना। ठीक, एसिटाइलकोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। जनरली याद हो, जनरली ऐसे समझ सकते हो कि कैसे सेल बात करती है आपस में। पहला, कांटेक्ट इनहिबिशन, मतलब एक सेल दूसरे सेल से आपस में ऐसे घूम घूम के बात कर सकती है, आपस में ऐसे घूम घूम के सेल से इंटरेक्ट कर सकती है, पहला। दूसरा, कोई गैप जंक्शन, आर्डरेन जंक्शन, टाइट जंक्शन, ये सब बना सकती है। ये भी क्लास 12 का नहीं ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। अगर और नॉलेज लेना है तो रख सकते हो, नहीं रखना छोड़ दो, कोई दिक्कत। ठीक, बस जानते हो कि हाँ कैसे क्या क्या है सिस्टम। तीसरा हो सकता है या तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स का यूज करें, ये हो जाता है हमारा आंसर। इस आंसर को मैं लास्ट पीपीटी में लगा के टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां से आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूँ।
ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसमें लास्ट में आंसर डाल दूंगा। तीसरा होता है डू सेल हैव अ इनफाइनाइट लाइफ टाइम, डू दे इवेंचुअली डाई। हर क्वेश्चन तुम्हारे थिंक टू द बॉडी। जनरली सेल बिकम डाई, जनरली सेल मरती है, डाई होती है भाई साहब। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहां की सेल ब्रस्ट कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नई सेल जनरेट करेंगी। लेकिन 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 जिस तरह केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आ जाता है, उस तरह बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन आ गया। कैंसर की सेल ऐसी सेल होती है जो इमॉर्टल होती है, उन वो कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं करने देती भाई साहब, इमॉर्टल होती है। एपोप्टोसिस हो जाता है, एपोप्टोसिस का मतलब समझते हो, सेल मरेगी ही नहीं भाई साहब। तो सेल मतलब जनरली सेल एपोप्टोसिस होती है, मर जाती है, जनरली डिवाइड करके या रिप्रोड्यूस करके वो खत्म हो जाएगी, कहीं ब्रस्ट हो जाएगी, फिर कुछ हो जाएगी, नई सेल जनरेट कर देगी, लेकिन वो मरती ही नहीं सेल। इसलिए हम कैंसर की जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसमें जैसे हम यूज करते हैं कैंसर लेजर थेरेपी, रेडिएशन का यूज करते हैं, सर्जिकल मेथड का यूज करते हैं, आपके बायोप्सी करते हैं, बहुत सारे वेरिएशन करते हैं जांच के लिए, उसको सही करने के लिए, लेकिन हम उसको कभी सही नहीं कर पाएंगे। सही करने का मतलब समझो, एकदम से निकाल खत्म, उसको अगर कहीं छोटे पार्ट पे है तो पार्ट निकाल दो, सही हो जाएगा। लेकिन जो हम ये केमिकल रेडिएशन इन सब का यूज करते हैं ना, वो जनरली होता है उसको उसके इफेक्ट को रोकने के लिए, ये नहीं कि उसको खत्म करने के लिए। कि मान लो इस पार्ट में फैल गया तो उसको इफेक्ट को रोक दे, बस वहां तक, इसके आगे न फैले, क्योंकि वो इमॉर्टल मर ही नहीं सकती, उसको बस रोक ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये एक चीज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रखो, जनरल इंफॉर्मेशन है, आगे ऐसे बताते रहेंगे जनरल इंफॉर्मेशन अलग अलग। तो ये हो गया, और क्वेश्चन में इसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, थोड़ा सा वेरिएशन टाइप का है, देख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक डायग्राम देख, ये है हमारा सेल, दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बताना, दिख ही रहा होगा। ये हमारे सेल का डायग्राम, जनरल तुम्हारी सेल यही, देख लो एक बार चीज, ब्लर आ गया, थोड़ा सा सही कर देते, ब्लर बहुत ज्यादा आता है, कोई आदमी है ये ब्लर वाला, एक बार देखो सही है ना सेल, एक बार थोड़ा सा देख लो डायग्राम। अब मैं डायग्राम को थोड़ा बताता हूँ क्या क्या चीज, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे, जो होगा तुम्हारा एक सेल बनाएंगे हम अपने हाथ से, जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो आपको बाद में यूज होगा, इसी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सेल थ्योरी। ये है हमारी सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये जो मैं ग्रीन से ऐसे गोला घुमा रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, दिखा कि नहीं, देखा होगा ना सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैं कलर चेंज करते रहा हूँ और रेड कर दे रहा हूँ, अच्छा दिखेगा, पता है रेड अच्छा, बताओ, ये बताओ कमेंट करो तो बताना कि रेड कलर क्यों दिख जाता है इतना जल्दी, बताना रेड कलर क्यों दिख जाता है, बता दोगे समझ जाएगा, तुम साइंस पढ़ेगा, रेड कलर क्यों इजीली दिख जाता है, ये कमेंट में बताना मुझे आंसर, मैं कमेंट देखूंगा सब। ये देखो जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये देखो इस बाउंड्री वाली जो बाहर वाली सब बाउंड्री है ना, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो गोला सा ही जो स्फेरिकल बॉडी दिख रहा है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी मैं बनाऊंगा इसको जनरल, ठीक है, अभी बस तुम ध्यान से इसको देखो, ये न्यूक्लियस जो मैं लेबलिंग कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, न्यूक्लियस है। ये डॉटेड डॉटेड जो चीजें इसमें ऐसे जगह जगह ऐसे दिख रहा है तुमको ना, इसे बोलते हैं इसका मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, ठीक। ये जो छोटा सा तुम्हें कॉइल्ड स्फेरिकल शेप का दिख रहा है, सिलेंड्रिकल, सॉरी स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल सेल डिवीजन, जो कि आपके चैप्टर के एकदम लास्ट में दिया हुआ, उसको वो बाद में डिस्कस करेंगे उसको, तो वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा क्रिस्टी शेप का देख रहे हो, क्या इसकी अंदर की फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जनरली पावर हाउस बोलते हैं। एटीपी बना देता है, तुरंत ग्लूकोज जो तुम खाओगे ना, जितने भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, उससे ग्लूकोज को उसमें उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ऑक्सीजन पोटेंशियल जैसा कराता है, और उससे ग्लूकोज में एटीपी में कन्वर्ट होता है, और H2O प्लस CO2 करता है। न्यूक्लियस समझ आ गया। ये है तुम्हारा साइड में थोड़ा सा अंतर होता है, गलत दिया है, क्या हो सकता नहीं, गलत नहीं, ठीक है, सही सही सही। ये है लाइसोसोम, ठीक। तीसरा लाइसोसोम क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जनरली सेल के अंदर जितने भी सिक्रेशन होते हैं, कुछ मान लो एक्सक्रीशन टाइप का, उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है। राइबोसोम तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। तुम्हारा यहाँ पे छोटा सा देखोगे अंदर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम, इसका दो काम होता है, एक तो लिपिड और हार्मोन्स बनाना, स्टेरॉइड बनाना, और दूसरा राइबोसोम का फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देना।
ये जो तुम देख रहे हो ना ये स्पेरिकल से, ये पता है थर्ड डायग्राम में उल्टा है, क्योंकि पता है इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। ये जो गॉजी बॉडी यहाँ रहती है, इधर देखो यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इरेज करके दिखा रहा हूँ। देख रहे हो गूगल का डायग्राम, इसमें देखो वेरिएशन आ गया। ये देख रहा हूँ ये वाला ना, ये तुम्हारा इधर रहेगा कहीं, इधर एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि इधर से जो चीजें पैक होके आए, जो चीजें पैक होके आएंगी, चाहे प्रोटीन आए चाहे लिक्विड आए, तो इसके अंदर इसकी पैकिंग होती, उधर से बन के आती इसकी पैकिंग होगी, इसमें से फिर इधर जो तुम्हारा लाइसोसोम है ना यहीं से बनता है। और पूछा लाइसोसोम कैसे बनेगा, तो गॉल्जी बॉडी के अंदर पैकेजिंग जब होती है प्रोटीन की और लिपिड की, तो उससे लाइसोसोम बन जाता है, तो यहाँ से निकलता है लाइसोसोम। ये बताऊंगा उसका डायग्राम, तो यहाँ पे इसका एक छोटा सिस्टम से बना दिया है, ठीक है। तो अब एक बार इसको डायग्राम को देख लीजिए सही से, उसके बाद नया डायग्राम बनने जा रहा है, सेल का डायग्राम एक बार देख लीजिए। ओके, अगर नहीं भी देख पाएंगे पॉज करके तो मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां देख लीजिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ ताकि प्रॉपर स्पेस चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। मैं थोड़ा सा पहले यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ, आपको डायग्राम बनाने के दिखा दे रहा हूँ डायग्राम कैसे बनने जा रहा है। ये देखिए आपके सामने बनाने देता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा चीजें मैं ऐसे उसको मैं सही कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको और स्क्रीन बड़ी कर दे रहा हूँ, अब तो दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, बना रहे देखो, देख रहा है बनाने जा रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करना है स्क्रीन पे, तुम प्रॉपर देख दो कैसे क्या लगनी चाहिए। ये जो बाहर ये बड़ा सा मैंने बनाया, चैनल को जब सेल बनाओगे तो ऐसे ही बना, इस बाहर वाले लेबलिंग को तुम बोलोगे, क्या बोलोगे भाई साहब, क्या बोलोगे? मोनो बोलोगे? मोनो नहीं बोलना, सेल मेम्ब्रेन बोलना। ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, बाहर की बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल मेम्ब्रेन किससे बनी ये भी ध्यान रखना, फॉस्फोलिपिड। किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड। कैसी होती है? मान लो मास्टर तुमसे पूछ रहा है आगे इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे सेल मेम्ब्रेन बन रही है, सेल साइकिल में वो सब आगे चलेगा। अभी जनरल तुम्हारे माइंड में एक डायग्राम सेट करना है मुझे, जिसकी वजह से क्या हो आगे की चीजों में एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। ये बाई लेयर है, बाई लेयर का मतलब ऐसे मोटी सी लेयर होती है, डबल लेयर, ठीक। सेल मेम्ब्रेन अगर थोड़ा सा और जानना तो भी ध्यान रखो, सेल मेम्ब्रेन किससे बना रहता है? सेलुलोज से, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। ये वो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इतना ज्यादा एनसीईआरटी में भी शायद दिया नहीं, अगर दिया भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना जानते रहोगे चलेगा। एक बार देख लो तो मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, देखो ये तुम्हारा फॉस्फोलिपिड, ठीक, ये तुम्हारी लिपिड बाइलेयर है, ये है मैंने लिखा है सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। चलो मैं ये डायग्राम बना लूंगा, तो फर्स्ट में मेरी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको क्रॉप करके भेज दूंगा वहां टेलीग्राम। इसके बाद नेक्स्ट देखो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब हम बड़ा सा यार छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्पेरिकल बॉडी। यहाँ पे नहीं रुको, थोड़ा सा साइड बना, जनरली ये सेंटर पे होता है, ये बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे छोटा सा स्पेरिकल बॉडी बनाते हैं। स्मॉल स्पेरिकल बन नहीं पा रहा, ये तुम्हारा न्यूक्लियस बना देता है। इसके अंदर टेढ़ा वाला क्रोमोसोम मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन, ठीक। ये तुम्हारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। चौथी चीज देखो क्या है, कुछ पॉइंटर्स देते जाओ। अब न्यूक्लियस से जस्ट इसके पास इसके हाथ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। यहीं से तुम्हारा ऐसे स्ट्रक्चर एक बनेगा, ये वाला ऐसा,
देखो थोड़ा सा ये हाथ में लिए है ना, इसको बराबर बन नहीं रहा है। ठीक है, ये है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा रेटिकुलम बताओ, कौन सा रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या बोलेंगे? ER लिख दे रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अगर मैं ऐसे 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 करके दिखाऊंगा तो ये तुम्हारा राइबोसोम हो जाएगा। समझा राइबोसोम क्या होता है? अभी आगे पता चलेगा, अभी बस बेसिक बिल्डिंग ध्यान है, बेसिक बिल्ड होना चाहिए माइंड में, ताकि आगे डायग्राम जब बनाओ तो खटखट चीजें लिंक कर दो, सही समझ में आएगा। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल इसमें क्या है, सब राइबोसोम। और जो एकदम ब्लैंक है वो ऐसा SER है, इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं नाम लिख के दे दूंगा वहां पे डायग्राम पे, ठीक है? बस ध्यान रखो क्या बता रहा हूँ। और जो डॉटेड वाला है ये RER बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाता है? ये बनाता है तुम्हारा प्रोटीन। क्या बनाता है ये? प्रोटीन। ये क्या बनाता है? लिपिड बनाता है भाई साहब, लिपिड या स्टेरॉइड कुछ टाइप्स बनाता है। ठीक, इसके बाद जस्ट इसके बाद तुम्हारा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैं बता रहा था उसको थोड़ा डायग्राम का कुछ गलत दिया है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे एक वेसिकल्स होता है, यहाँ पे एक वेसिकल्स होता है, इससे हम कोएटेड वेसिकल्स बोल सकते हैं। ये इसका सिस्टस होता है, फिर ये इसका इतना नहीं जानना, ये तुम्हारे क्लास 12th का पार्ट है, 12th 11th का। यहाँ से जब देखो ना रफ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैकेजिंग होके आएगा, यहाँ पे इस वेसिकल्स के पास आएगा, ये इसके पास जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा सेक्रेटरी वेसिकल्स हो जाता है, इसमें जाएगा। उतना नहीं आना, बस ध्यान रखो क्या क्या है। ये तुम्हारा गोल्जी बॉडी है, ये तुम्हारा गोल्जी बॉडी, इसमें चीजें पैक होंगी। यहीं से बाहर तुम्हारा निकल जाएगा लाइसोसोम। इसको मैंने बना दिया लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक, और यहीं से तुम्हारा इसमें तुम्हारे सेल्स के अंदर जो तुम्हारी प्रोटीन होती है वो है, वो प्रोटीन हो जाएंगे। तुम कहोगे ना अरे तुम्हारे सेल में प्रोटीन कहाँ से आया? राइबोसोम को बनाना ठीक है, लेकिन प्रोटीन यहाँ से बन रहा है, तुम्हारा न्यूक्लियोलस भी बनाता है प्रोटीन, RNA बना के। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह टेढ़ा मेढ़ा बना दो, ऐसे क्रिस्टी बना के, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल शेप स्ट्रक्चर बना दो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सिलेंड्रिकल करके ऐसे, तो इसे बोलेंगे सेंट्रोसोम। बोलेंगे इसको सेंट्रोसोम। और ऐसे डॉट 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 कर दोगे ऐसे ना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारा बन जाएगा, और इसमें कुछ नहीं। और रिप्रेजेंट करना तो ऐसे घुमा फिरा के ऐसे छोटा मोटा ऐसे बोल रहे प्लास्टिड है। ठीक, प्लास्टिड है। और इसमें जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब कोई लिक्विड से रिलेटेड कर रहा है, जैसे प्लाज्मा स्टेट होता है। और क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये साइटो का मतलब होता है सेल, सेल के अंदर, इसलिए साइटोप्लाज्म। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। तो जनरली ये डायग्राम है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये तुम्हारा गोल्जी बॉडी, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये तुम्हारा प्लास्टिड हो गया, ये तुम्हारा निकल गया लाइसोसोम। ठीक, और इसमें अगर कुछ बताना होगा तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक छूट गया, इसमें वैक्यूल छोड़ गया। वैक्यूल कहीं बना दो छोटा सा वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या करता है, इसके ऊपर छोटे से लेयर होती है, बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करता है, चीजों को जितने भी एक्सक्रीटिव मटेरियल होते हैं उसको स्टोर करके रखता है, इसे स्टोर कर लेगा। ठीक, तो ये तुम्हारे यहाँ पे छोटा सा, मैं यहाँ पे वैक्यूल से बना देता हूँ छोटा सा, ये जल्दी इसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है। ठीक, तो मोटा मोटा आपका जो बेसिक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था यही था। आप इसको बार देख लीजिए, देख के बताइए, फिर इसको मैं टेलीग्राम पे एक बढ़िया सा डायग्राम, हैंड रिटन डायग्राम बना के दूंगा। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वैसे देख लीजिए कहाँ क्या है। ये जो मैं यहाँ पे देखो इनसे बता रहा हूँ, ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां तक पेन रखा हुआ ध्यान रखना, ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला। और ये देखो तुम्हारा RER, ये है तुम्हारा ये वाला पार्ट, जिसे बोलते हैं तुम्हारा वेसिकल्स हो गए। ये तुम्हारा गोल्जी बॉडी हो गया, ये तुम्हारा वैक्यूल्स बन गया, ये तुम्हारा प्लास्टिड है, ये तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे लाइसोसोम बन के निकल गया, यहाँ पे ग्लाइकोसिडेशन ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। उसके बाद लिपिड प्रोटीन बनते हैं, वो सब ध्यान नहीं रखना है क्योंकि वो सब आगे की चीजें हैं। जनरल बेसिक डायग्राम चेक करो। उसका देखो यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है देखो, देखो बता रहा हूँ आगे। देखते रहो डायग्राम एक बार देख लो।
क्लीन डायग्राम में इसको बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझाना होता है, इससे थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, उसकी दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब सेल की कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बातें सुन, जिससे क्या होगा आगे जब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें थोड़ा सा यूज होगा। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। डेड सेल को डिस्कवर किया था। कहां से निकाला? एक प्लांट की जो ऊपर की बॉडी होती है जो डेड हो जाती है बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क से उसको से खोला तो उसमें देखा, उन्होंने खोल के देखा ये सब कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर लगा दिख रहा है। उसी कंपार्टमेंट को उन्होंने बोला सेल। कंपार्टमेंट को किसने बोला? सेल को कंपार्टमेंट किसने बोला? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या बोला और एग्जामाइन किया माइक्रोस्कोप के, बोला कि देखो यहाँ पे ना कंपार्टमेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। लेकिन सेल को एक वर्ड जहां से डिराइव हुआ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसे दिया? रुडोल्फ विर्शो। रुडोल्फ विर्शो 1855, जो कि फाइनल सेट या वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। मतलब जो सब लोग ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, स्वीडन जो हमारी सेल थ्योरी जो एक्सप्लेन करते हैं दो लोग, मिथाइल साइडेन और थियोडोर सॉन, ये दोनों मिलकर दोनों जर्मन हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जनरली तुम्हारे प्लांट सेल कैसे होता है, इनमें होता है। सेल थ्योरी इन्होंने फार्मुलेट की। तो सेल थ्योरी फार्मुलेट किसने किया? मिथाइल साइडेन थियोडोर सॉन। सेल को डिस्कवर्ड किसने किया? फर्स्ट टाइम 1665 में रॉबर्ट हुक। कैसी सेल? डेड सेल। इतना इंपॉर्टेंट, इसको साइड रखो। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक लाइव सेल, पॉन्ड सेल को निकाल के डिस्कवर किया। तो अगर पूछेगा कि लाइव सेल किसने डिस्कवर किया, लाइव जिंदा सेल, एकदम पॉन्ड चलती फिरती वाली, वो किसने डिस्कवर किया? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। डेड सेल किसने डिस्कवर किया? किसी अपने गार्डन में से घूम रहे थे तो एक पेड़ मिल गया, उनको बोले तो बहुत काला होगा, इसको थोड़ा काट के देख ले, तो काट के माइक्रोस्कोप देखने का, बोले कंपार्टमेंट में सेल होगा। तो डेड सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। लाइव सेल किसको डिस्कवर किया? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। आगे बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कराना वो देखो। डेड सेल रॉबर्ट हुक, लाइव सेल एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। और सेल थ्योरी किसे दिया? कौन फॉर्मुलेट किया? कौन से फाइनल उसको दिया? तो मिथाइल साइडेन थियोडोर सॉन। क्या दिया? ये सेल थ्योरी दिया, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। ठीक। और प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है सेल, मतलब जनरली तुम्हारी जो सेल रिप्रोड्यूस करे या सेल डिवाइड करे तो वो तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड कर जाती है। मतलब एक सेल होगी वो दो, मतलब माइटोसिस या मेयोसिस से दो में बढ़ जाएगी। ठीक। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनी, ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्शो 1855। प्री एग्जिस्टिंग उन्होंने क्या बोला? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वहीं से सेल डिवाइड हो रही है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट बोला, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो किसने दिया? रुडोल्फ विर्शो 1855। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनती है, कौन बोला? रुडोल्फ विर्शो 1855। लाइव सेल एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। डेड सेल रॉबर्ट हुक। सेल थ्योरी स्वीडन सॉन, मिथाइल साइडेन थियोडोर सॉन। फिर से देखो, डेड सेल रॉबर्ट हुक, कहां से? प्लांट के निकाला। क्या बताया? कंपार्टमेंट बताया 1665। मतलब जिंदा सेल या लाइव सेल बोल सकते हो उसको, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। लाइव सेल पॉन्ड की सेल निकाले, खत्म कर दिया, सुसाइड करो। सेल थ्योरी किसने दी? मिथाइल साइडेन थियोडोर सॉन। प्लांट्स और एनिमल को कंबाइन करके ये प्लांट्स सेल कंबाइन करके कुछ टिश्यू बना रहा है, ऑर्गन बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन की यूनिक प्रॉपर्टी, ये सब उन्होंने बोला था, वो भी आगे चलेंगे। ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दिया? मिथाइल साइडेन थियोडोर सॉन। सुसाइड करो। सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, वो किसने बताया? तो रुडोल्फ विर्शो, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर 1855। ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, अब क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि मैंने बताया है वो आपके चैप्टर्स का पार्ट है। आगे मैं जब सेल थ्योरी डिस्कस करूंगा ना तो उसमें ये आएगा। ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करो, तभी वहां आगे जंप कर पाओगे। पहले ही यहाँ खत्म कर दोगे, करोगे तो हम कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब क्वेश्चन को करिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लेके चला आया, बोला भैया यार ये तो क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है। तो नीट का ही क्वेश्चन, आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो ये डेट एग्जाम, मतलब एग्जैक्ट डेट दे देगा, डेट बोला ईयर दे देगा, तब ये पूछा गया। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं इसको ऊपर।
Who first saw and described a live cell? किसने एक जिंदा सेल को पकड़ लिया? कौन था ऐसा? कौन था ऐसा आदमी जो जिंदा सेल को डिस्कवर कर लाइव सेल बोलते हैं? आगे ने बताया कौन था ऐसा जो दूसरा वाला पार्ट कौन था? एंटोनी वॉन डेवेनपोर्ट। खत्म। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ ठीक, नेम द साइंटिस्ट हु फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को कौन आगे बना दिया? कौन ऐसा आगे जनरल सेल थ्योरी बना दिया? सेल थ्योरी बना के चला गया, आप उसी को कई बार तो पढ़े जा रहे हो, कौन था ऐसा? तो मिथाइल साइडेड रॉन बीएस। और ये टोटल नेट क्वेश्चन है जो तीनों है ना, ये नेट क्वेश्चन है। आप उसको प्रॉपर आप जो स्लाइड दूंगा टेलीग्राम पे ये क्लास नोट्स, उसको आप प्रॉपर पे सर्च कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, who modified the hypothesis of Bisledon-Son and the first explained that the new cells are formed from the pre-existing cell। सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करने वाला आदमी था मिथाइल साइडेन थ्योडोर-सॉन, उसको फॉर्मुलेट करने देने वाला, फाइनल स्टेप देने वाला रुडोल्फ फिर्सो, क्योंकि सेल थ्योरी वाले जो जिन्होंने भी ये सब थियर्स मिथाइल साइडेन थ्योडोर-सॉन थे ना, ये सब वायरस के बारे में बता नहीं पाए थे, तो रुडोल्फ फिर्सो आ गया, अपने हाइपोथेसिस दे दिया कि देखो भैया जो पिछली वाली सेल है उससे दो सेल बनेगी। ओमनी सेल तुम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इधर बस ऐसे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो रुडोल्फ फिर्सो ने क्या बोला कि ओमनी सेलुलर सेल मतलब प्री-एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनेगी 1855। आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आप लोग इसको आंसर बिना मतलब जो पहले मतलब इसको वीडियो को पॉज करके जैसे स्लाइड खुल जाएगी तो खुद से आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारी थैंक यू की स्लाइड आ गई है। ठीक, तो हमने 2.1 जरा एनसीईआरटी आप खोलेंगे, आज एनसीईआरटी आप खोल सकते हैं। एनसीईआरटी को आप खोलेंगे, अच्छा पहले रुकिए, क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसके बाद बताता हूँ क्या करना है। कुछ चीजें हैं भी देखिए। ठीक है, नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब आगे हम थैंक यू सर। ठीक है, तो फाइनली लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब ये लेक्चर ऐसे ही आपको 1 बाय 1 आता रहेगा। ठीक, और जैसे आप कहीं कोई बैच लेते हैं, पढ़ते हैं वहां पे, तो वहां पे ऐसे नहीं होता कि सीरियल वाइज आपको पहले थोड़ा सा मतलब वो डिटेल पढ़ाते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि पहले फर्स्ट पार्ट बताएंगे, फिर तुम्हें सेकंड पार्ट बताएंगे, या आपको थर्ड पार्ट बताएंगे, ऐसे एक एक चीजें एनसीईआरटी खोलते चले जाते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे है। जैसे वहां पे लोग मतलब लेक्चर देने के बाद तुरंत टेस्ट देते हैं, वहां पे इसमें भी वही सेम सिस्टम है। आप यहाँ पे लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर के बाद देखने के बाद आप बोर्ड के ऑप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे 2 लिंक्स हैं। पहला लिंक जो होगा मतलब कोई भी देख लीजिए, उसमें कोई लिंक प्रेस करेंगे, एक टेलीग्राम का होगा, टेलीग्राम पे आपको ऑलरेडी नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक, और जो दूसरा पार्ट है हमारा, कौन सा पार्ट, जो टेस्ट वाला पार्ट, उसमें जाइए, वो टेस्ट खुलेगा, वहां पे आपको अपना नाम लिखना कंपलसरी है, नाम लिख के टेस्ट लीजिए। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, हाँ 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के नहीं सॉरी 10 मार्क्स के 40 मार्क्स के हैं, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और 10 क्वेश्चन उसको करिएगा, और उसके बाद बस उसको करिए, अपना स्कोर देखिएगा। और एक चीज और है उसमें कि और अगर उसको टेस्ट आप तभी दे पाएंगे जब उस लेक्चर को आप कंसंट्रेशन के साथ देखते हो। अगर कंप्लीट 100%, क्योंकि मैंने टेस्ट इसीलिए बनाया उसमें कि ताकि आपको पता तो चले कि आप लेक्चर को ऐसे लाल पीला हरा की तरह देख रहे हैं कि मतलब कंसंट्रेशन फुल फोकस के साथ देख रहे हैं। अगर फुल फोकस के साथ देख रहे होंगे तो वो टेस्ट आप दे पाएंगे, क्योंकि उसमें इजी लेवल, मॉडरेट और हार्ड है। मतलब उतना हार्ड नहीं बनाया, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्या उसमें इतना हार्ड बनाया, अभी जब चैप्टर खत्म होगा तब क्वेश्चन का लेवल देखिएगा। ठीक है, तभी जनरली छोटा सा पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। लिंक पे जाइएगा, उसको प्रेस करिएगा, टेलीग्राम पे जाना, वहां पे सब्सक्राइब करके देख लीजिए क्या क्या वेरिएशन है, उसमें क्लास नोट्स आएंगे, टेस्ट आएंगे, और क्लास पीडीएफ आ जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, और टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।